हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है अपने जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें, उसमें से जो है बहुत सारे उसके जो सब टॉपिक है उसको देख लिए थे। तो आज तो अभी तक हम लोग जो है दोस्तों बहुत सारे अनाजों के बारे में देख चुके थे। आज से अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ जो है प्रमुख दलहनी फसलों के बारे में, दलहनी फसलों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों दलहनी फसलों में जो है सबसे पहले आज हम लोग जो हमारे आज के क्लास में देखने वाले हैं मूंग के बारे में और चना के बारे में, जो आपको पता ही होगा कि जो आपका जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो लेक्चर आप लोगों को दोस्तों पसंद आने वाला है। तो आपको हमारा जो लेक्चर है वह पसंद आता है तो फिर बिल्कुल आप लोग जो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मूंग के बारे में। मूंग के बारे में तो मूंग से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जो दलहनी फसलों के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को कि जो भारत है, ठीक है, भारत जो हमारा देश है वो क्या है, विश्व में जो है सर्वाधिक दलहनी फसल उत्पादन करने वाले देश में आता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो यार, भारत जो है विश्व में सर्वाधिक दलहनी फसल उत्पादन करने वाले देशों में आता है। साथ ही साथ अब पूछा जा सकता है कि भारत में जो है उसका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वह कहां पे स्थित है। तो दोस्तों यह जो है कहां पे स्थित है, कानपुर में स्थित है। और मोस्टली आपके जितने भी आपके दलहन फसल है उसमें जो है क्या रहेगा, उसमें आपको जो है उर्वरक की मात्रा पूछता है, बाय द वे उर्वरक की मात्रा पूछता है। तो एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम और पोटास, ठीक है, इसका जो क्वांटिटी होता है, इसका जो अनुपात होता है दोस्तों वह रहेगा हमेशा 1:2:1 के अनुपात में। एनपीके का अनुपात कितना होगा आपका, 1:2:1 के अनुपात में हम लोग जो है यहाँ पे उर्वरक उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मूंग के बारे में। तो मैं बताया था आप लोग की सबसे पहले वो क्या पूछ सकता है, उसका वानस्पतिक नाम। किसी भी फसल का वो क्या पूछेगा दोस्तों, वानस्पतिक नाम। तो दोस्तों मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मूंग का वानस्पतिक नाम होता है विग्ना रेडिएटा। अब पूछा जा सकता है दूसरा इसके फैमिली के बारे में कि यह जो है कौन से कुल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मोस्टली दोस्तों जितने भी आपके ग्रेन्स थे, अनाज थे, वो क्या था आपका, वह जो है आपका ग्रेमिनी या पायोसी से था। तो यह जो है आपका दलहन फसल है तो इसका जो है मोस्टली किससे आएगा, लेग्यूमेनेसी या फैबेसी। कुल लेग्यूमेनेसी या फैबेसी, ये जो है दोस्तों इसका कुल रहेगा। अब उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि इसका जो है गुणसूत्र, इसमें जो है गुणसूत्र कितना पाया जाता है। तो इसमें जो है दोस्तों गुणसूत्र पाया जाता है 2n+22 गुणसूत्र। यह क्या रहता है आपका 2n+22। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है जल के बारे में। ठीक है, कि यह जो है मूंग जो है वो क्या है, यह जो है आपका एक जल जो है सहने वाला। खैर इसमें जो है जब जल की कमी रहती है तो भी यह क्या है, यह भी जो फसल है वह आपका हो जाता है, लेकिन यह जो है एक प्रकार से जल सहने वाला भी फसल है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछाता है आपको कि मूंग में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास में जितने भी मोस्टली आपके पास में जितने भी दलहन फसल होंगे उसमें जो है मोस्टली आपके पास क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो इसमें भी मूंग में आपके पास में क्या पाया जाता है, इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। अब इसके बारे में पूछते हैं इसमें प्रोटीन की मात्रा के बारे में। तो दोस्तों मूंग में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह होता है 25%। कितना होता है यार, 25%। ठीक है, अब हो सकता है अब आपको पूछे कि यह जो है मूंग में जो है कौन सा अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, तो मूंग में जो है दोस्तों कौन सा अंकुरण पाया जाता है, ऊपरी भूमिक। ठीक है,
कौन सा? ऊपरी भूमिक, क्योंकि देखना मूंग का जो छिलका रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही कमजोर रहता है, बहुत ही पतला रहता है और बहुत ही जल्दी क्या आता है उसमें, इसमें जो है अंकुरण आता है। इसीलिए इसका जो अंकुरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी भूमिक बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है एपिलियस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से? एपिलियल के नाम से जानते हैं, एपिलियल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके पुष्प क्रम की, मूंग के पुष्प क्रम की। तो इसका जो पुष्प क्रम है वो होता है रेसीम। पुष्प क्रम वो होता है आपका रेसीम। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि इसका परागण कैसे होता है। तो इसमें दोस्तों मूंग में जो है स्वपरागण होता है। कौन सा परागण होता है? स्वपरागण। अब मैं बात करता हूं इसके बीज दर की। जब हम लोग बुआई करते हैं तो फिर इसमें जो है कितना बीज जो है क्या करते हैं? छिड़कते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बीज दर है वह है आपका 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। कौन से केस में? जब हम लोग जो है किसी भूमि में, किसी खेत में सिर्फ मूंग की बुआई कर रहे हैं। वही हम लोग करते हैं, हो सकता है मिश्रित फसल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मूंग के साथ में हम लोग आलू या गन्ने ऐसे कोई जो है दूसरी फसल और उगा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है मिश्रित फसल के लिए यह जो है कम लगेगा। तो यह लगता है आपका 8 से 12 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना लगता है? 8 से 12 केजी पर हेक्टेयर मिश्रित फसल में, और साधारण फसल में यह जो है आपका 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि यह जो है आपका मूंग जो है वो कौन से टाइम पे लगाने वाला फसल है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है मोस्टली यह जो मूंग का फसल, यह जो है आपका जायद फसल में लगाया जाता है। ठीक है, जायद फसल में लगाया जाता है। और जब जायद फसल में इसको लगाते हैं तो इसमें जो है कितना लगाना पड़ता है? तो यह जो है आपका 18 से 20 किलो लगाया जाता है जायद फसल में, 18 से 20 किलो। और वही मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की तो यह रहेगा आपका 12 से 15 केजी। ठीक है, अब इसकी मैं बात करता हूं जल मांग की कि मूंग में जो है कितना जल चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो है जल चाहिए लगभग 350 mm। कितने जल की जो रिक्वायरमेंट होती है? 350 mm जल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके जो है रोपण दूरी के बारे में। तो दोस्तों मूंग में जो है रोपण दूरी वो रहता है आपका 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। रोपण दूरी कितना होता है? रोपण दूरी 30 गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया आपका रोपण दूरी। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो है प्रमुख किस्मों के बारे में, मूंग के प्रमुख किस्मों के बारे में। तो दोस्तों मूंग के जो है बहुत सारे जो है क्या है आपके हाइब्रिड किस्म अभी यूज होते हैं, जिसमें आपका प्रमुख किस्म है K851 पूसा बैसाखी, जिसमें आपका टाइप 14 है। और नेक्स्ट है आपके पास में पंत मूंग के भी जो है 2 टाइप है, जिसमें आपका पंत मूंग 1 आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं आपके पास में RMG 334, जिसको हम लोग जो है धनु वर्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसी में आपका RMG 62 भी आता है, अमृत आता है। ठीक है, गंगोत्री, PDM में आपका 2 सीरीज आता है, PDM 11 आता है और PDM 54 आता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपके पास में SML 668। ठीक है, SML 668 ये भी होता है आपका मूंग का एक प्रकार। उसके बाद फिर आता है सम्राट, और आता है फिर आपके पास में GM4। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपके पास में जामनोत्री। उसके बाद फिर आता है आपके पास में IM 0.03। उसके बाद फिर आता है सत्या, फिर आता है पूसा विशाल, पूसा विशाल। और ये जो पूसा विशाल है आपका यहाँ जो है जायद के समय में बोए जाने वाली सबसे ज्यादा बोए जाने वाली मूंग की प्रकार है। ठीक है, और उसके बाद फिर आता है आपका RMG 268। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला जा सकता है, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि जो है मिश्रित फसल में, ठीक है, मिश्रित फसल में बोए जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त किस्म। ठीक है, तो जो आपका गन्ने के साथ सबसे ज्यादा मिश्रित किस्म का जो मूंग है जो कि बोया जाता है वह है दोस्तों पूसा बैसाखी। कौन सा है? पूसा बैसाखी। अब हम लोग बात करते हैं इसके उपज की। तो दोस्तों मूंग की जो उपज होती है वह कितनी होती है? वह होता है लगभग 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना होता है? 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब मैं बात करता हूं जो है मूंग में लगने वाली प्रमुख रोगों के बारे में। तो दोस्तों यह मूंग में लगने वाली प्रमुख रोग है आपके पास में पीला मोजेक विषाणु रोग। ठीक है, यहाँ आपका किससे होता है? विषाणु से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। और उसके बाद में फिर क्या है आपके पास में? उसके बाद फिर है आपका
एक आपके पास में और रोग होता है, वह होता है आपका सफेद मक्खी के द्वारा। ठीक है, जो रहता है आपका संचरण, रोग का संचरण। अच्छा हाँ, ये जो आपका जो रहता है सफेद मक्खी के द्वारा क्या होता है, ये जो आपका रोग है पीला मोजेक विषाणु जो है उसका जो है क्या होता है, रोग का संचरण होता है किसके द्वारा, सफेद मक्खी के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है आपके पास में लीफ कर्ल, जिसमें क्या होता है, लीफ कर्ल का मतलब जो मूंग के जो पत्ते रहते हैं वह जो है मुड़ जाता है। ठीक है, तो यह भी किसके द्वारा होता है, यह भी आपका वायरस के द्वारा होता है। मतलब जो है क्या होगा कि जो मूंग है उसके लिए विषाणु या वायरस जो है वो क्या है, वह जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है क्या क्या उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग जो है, इसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं बेसिलीन का, जिसको हम लोग जो है फ्लूक्लोरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, फ्लूक्लोरीन के नाम से भी जानते हैं, जिसका हम लोग उपयोग कितना करते हैं, जिसका हम लोग करते हैं 0.75 kg पर हेक्टेयर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में पूछा जा सकता है, अब जो है ओरेलिन का जो है वानस्पतिक नेम। ठीक है, ओरेलिन का वानस्पतिक नेम, तो इसका जो ओरेलिन जो है उसका जो वानस्पतिक नेम होता है वो होता है विग्ना मुंगो। ठीक है, क्या होता है, विग्ना मुंगो। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं थोड़े से इसके बारे में और आगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जब हम लोग उड़द की बात मूंग की बात करते हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि मूंग के साथ साथ आपका उड़द भी जो है क्या है, वह भी जो है आपका मूंग के ही प्रजाति में आने वाला जो है एक फसल है, एक दलहन फसल है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा उड़द के बारे में। तो उड़द का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है यार, उड़द के बारे में देख रहे हैं, इधर मैं आपको बता रहा हूं। तो उड़द का जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा, विग्ना मूंग। इसी से आपका जो है क्या हुआ है, इसी से आपका जो है मूंग से ही उड़द आया हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग जो है विग्ना मूंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके कुल के बारे में। तो ये जो है कौन से कुल से बिलोंग करता है, आपका उड़द जो है वह जो है आपका फैबेसी। अब उसके बाद फिर अब मैं बात करता हूं इसके उत्पत्ति स्थल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, उत्पत्ति स्थल इसका जो है भारत। उड़द की उत्पत्ति स्थल क्या है, भारत में ही हुआ दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसके गुणसूत्रों के बारे में। तो इसका जो गुणसूत्र होता है उड़द का वो कितना होगा आपका, यह है दोस्तों पूरा उड़द के बारे में आपका। तो जो उड़द का जो है गुणसूत्र, उड़द में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कितना पाया जाता है आपका 2n डबल बॉन्ड 22 या फिर 2n डबल बॉन्ड 24 जो है, ये दो आपका दो टाइप का उड़द पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उड़द में जो है क्या पाया जाता है, उड़द में जो है मोस्टली जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन कितना पाया जाता है यार, उड़द में जो है लगभग जो है 24% जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा सकता है कि उड़द में जो है क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो उड़द में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों उड़द में जो है फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके अंकुरण तापमान की। तो उड़द का दोस्तों अंकुरण तापमान कितना है, 25 से 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 25 से 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका जो अंकुरण का जो प्रकार है, इसका भी क्या है, इसका भी जो अंकुरण का प्रकार है वह आपका ऊपरी भूमिका है। ठीक है, ऊपरी भूमिका। क्यों ऊपरी भूमिका, क्योंकि इसका भी छिलका रहता है वो क्या रहता है, पतला रहता है, और यहाँ जो है बहुत जल्दी क्या रहता है, अंकुरित हो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूं इसके लिए जल मांग की। तो इसके लिए जो जल मांग है वो कितना है, इसके लिए आपका 400 mm। कितना होता है दोस्तों, 400 mm। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके लिए बीज दर की। तो बीज दर कितना होता है, बीज दर इसके लिए जैसे कि शुद्ध फसल हमको लेना है, बिना किसी और फसल के साथ में, तो इसका होता है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। कितना होगा, 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। अब मैं बात करता हूं मिश्रित फसल के साथ में, जब उड़द को लगाया जाता है तो फिर मिश्रित फसल के साथ में यह लगता है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और भारत में जो है क्या है, भारत में जो है उड़द को जो है जितना उगाया जाता है, उड़द को जितना उगाया जाता है, मतलब दूसरे फसलों को जितना उगाया जाता है, दूसरी दलहन फसलों को, उसमें उड़द का स्थान कौन सा है, तीसरा है। दलहन फसलों में कितना स्थान है भारत में, तीसरा स्थान है। ठीक है, दलहन फसलों में कितना स्थान है, तीसरा स्थान है किसका, उड़द का। ठीक है, अब इसका जो खरपतवार नियंत्रण, इसमें भी खरपतवार नियंत्रण के लिए भी आपका जो है बेसिलीन यूज करते हैं, जिसमें आपका क्या रहता है,
जिसको हम लोग कितना यूज करते हैं 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर बात करते हैं इसमें जब हम लोग भंडारण करते हैं, इसको उड़द की जब हम लोग भंडारण करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है नमी कितना होना चाहिए, तो फिर नमी जो है दोस्तों लगभग 10% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए, ठीक है। और उपज जो है कब करना चाहिए? उपज जो है जब 8 से 10% की नमी पर रहता है, ठीक है। उपज कब करना चाहिए? जब 8 से 10% की नमी पर रहता है, तब हमको क्या करना चाहिए? तब हमको जो है इसका उत्पादन करना चाहिए दोस्तों, उपज करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहां से इसके जो है वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान। तो दोस्तों इसके लिए वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 22 से 30 डिग्री। कितना होता है? 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया दोस्तों आपके उड़द के बारे में भी। अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वह है चना, ठीक है। चना को हम लोग जो है ग्राम के नाम से भी जानते हैं, चने को हम लोग जो है ग्राम के नाम से भी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो चना का फसल है वह जो है मोस्टली आपका खरीफ रबी के फसल के टाइम पे लगाया जाता है। चना का जो फसल है वो जो छत्तीसगढ़ में कब लगाया जाता है? रबी के फसल के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा लगाया जाता है, ठीक है। और चने में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? चने में जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लगभग 61.5% कार्बोहाइड्रेट पाया था। कितना कार्बोहाइड्रेट पाया था? 61.5%। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। तो चने में जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह होती है 21%। कितना होता है? 21%, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके उत्पादन करने वाले राज्य। तो दोस्तों इसके जो उत्पादन करने वाले राज्य है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अब बात करते हैं इसके नाम की, ठीक है। इसके और उपनाम के, अन्य नाम या उपनाम के नाम से जानते हैं तो क्या होगा? यह जो है आपका किंग्स ऑफ पल्सेस के नाम से भी जाना जाता है। किंग्स ऑफ पल्सेस मतलब दलहनों का राजा, ठीक है। दलहनों का राजा किसको कहा जाता है? इसको जो है आपका चने को कहा जाता है। साथ ही साथ इसको जो है हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है। हॉर्स ग्राम मतलब जो है घोड़ा दाना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके वानस्पतिक नाम की। तो इसके वानस्पतिक नाम चने का क्या है? साइसर एरिटनियम, साइसर एरिटम वानस्पतिक नाम। साइसर एनिटम, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर क्या है? एरिटनम, साइसर एरिटनम। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अब मैं बात करता हूं इसके कुल के बारे में। यह जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों यह भी आपका जो है फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन से फैमिली से? फैबेसी या लेग्योमेनेसी, ठीक है। कौन से फैमिली से? फैबी या लेग्योमेनेसी। कुल कौन सा कुल से है आपका? ये फैबेसी या लेग्योमेनेसी। फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अब इसका जो है उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो जो चना का उत्पत्ति स्थल है वह है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। कहां पे है? दक्षिण पश्चिम एशिया। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूं इसके गुणसूत्र संख्या के बारे में। तो इसका जो दोस्तों गुणसूत्र संख्या होता है वह अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं यार देसी चना का। देसी चना का जो है वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है? साइसर एरिटिनम, ठीक है। जो हमारा जो चना है वो कौन सा है? साइसर एरिटिनम, जो आपका कौन सा है? देसी चना है। तो इसमें जो है क्या रहता है? इसको हम लोग जो है ब्राउन ग्राम के नाम से भी जानते हैं, भूरा चना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो भूरा चना होता है, देसी चना होता है, ठीक है, देसी चना होता है, उसमें जो है क्या होता है? आपका देसी चना में गुणसूत्रों की संख्या जो है आपका 2n डबल बॉन्ड 14, 2l डबल बॉन्ड 14। अब मैं बात करता हूं जो है काबुली चना की। काबुली चना की तो इसमें जो है इसका जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होती है? इसका जो है 2n डबल बॉन्ड 16। कितना होता है? 2n डबल बॉन्ड 16। इसको जो है साइसर काबुलियम के नाम से जाना जाता है। साइसर काबुलियन या फिर इसको जो है व्हाइट ग्राम बोला जाता है, सफेद चना के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपको पता ही होगा कि कभी कभी हम लोग जो है जब चने की पत्ती को खा लेते हैं तो हमको क्या लगता है यार, वो जो है खट्टापन लगता है, उसमें क्या रहता है, थोड़ा खट्टापन रहता है। तो वो जो खट्टापन रहता है वो किसके वजह से होता है, वह जो है आपका चने के जो है पत्तियों में जो है एक जो है एसिड, एक जो है एसिड मौजूद रहता है, उस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, जो कि 95% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 95% तक। और वही हम लोग बात करते हैं चने के दाने में, तो चने के दाने में दोस्तों जो है जो है आपका दो टाइप का एसिड पाया जाता है, वो होता है आपका जो है मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जो कितना प्रतिशत रहता है, लगभग जो है 96%। और पूछा था आपको अंकुरित चने में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों तो इसमें अंकुरित चने में भी आपका विटामिन सी पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके पौधों के बारे में, तो पौधों के बारे में बात करता हूं तो फिर मैं जो है सबसे पहले बात करता हूं इसके जो है पृथक्करण दूरी के बारे में। तो इसका दोस्तों चने का जो पौधे का जो पृथक्करण दूरी रहता है वो रहता है लगभग जो है 10 मीटर का। कितना रहता है दोस्तों, 10 मीटर का। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अब हम लोग जो है जब चने को लगाते हैं तो उससे पहले उसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं तो उसका जो परीक्षण भार जो है कितना रहना चाहिए, देसी चने का लगभग रहना चाहिए 150 से 200 ग्राम पर 1000 सीड। ठीक है, पर 1000 सीड। ठीक है, लगभग 150 से 200 ग्राम रहना चाहिए। कितने बीज का वजन, 1000 बीज का जो वजन है वह जो है कितना रहना चाहिए, 150 से 200 ग्राम रहना चाहिए। किसका, देसी चना का। और वही मैं बात करता हूं काबुली चना का, तो फिर काबुली चना का कितना होना चाहिए, लगभग जो है 280 से लेकर 340 ग्राम तक रहना चाहिए 1000 बीजों का जो वजन है वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे जो है चने की, जो भारत में बोए जाने वाली चने के जो है कुछ अन्य प्रजातियों के बारे में या कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में। तो चने में जो है दोस्तों एक तो आपका देसी चना हो गया, दूसरा आपका काबुली चना हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे और जो चना उगाया जाता है वह है आपका जवाहर, उज्जैन, अतुल, अजय, राधे, गौरव, पंत 10 और गिरनार। ये जो है भारत में उगाए जाने वाली चनों की जो है मुख्य किस्म है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो है पूछा जा सकता है कि चने में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, अंकुरण तो करते हैं तो फिर कौन सा अंकुरण पाया जाता है, अद्योभूमिक। ठीक है, कौन सा, अद्योभूमिक। तो आपको पता ही होगा जब हम लोग चने को और मूंग को एक साथ जब अंकुरित करने के लिए रखते हैं तो फिर जो है चने में थोड़ा सा लेट से अंकुरण आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अद्योभूमिक। ठीक है, क्या बोला जाता है, अद्योभूमिक। और वही हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग उड़द या मूंग का। तो फिर मूंग में क्या रहता है, मूंग या उड़द में जो है आपका ऊपरी भूमिक रहता है। ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब जो है आपको पता ही होगा कि चना जो है भारत के प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। ठीक है, और चने के उत्पादन में जो है भारत का स्थान है वो कौन सा है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, भारत का जो है प्रथम स्थान है। और राज्यों में दोस्तों महाराष्ट्र का है। किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, और जो चने की गहराई, चने को जब हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, तो उसकी जो गहराई कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए दोस्तों, 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं चने के पौधे पर जो है लगभग कितनी फलियां पाई जाती है, कितनी फलियां लगती है। तो लगभग एक चने के पौधे पर 60 से लेके 130 फलियां लगती है। कितनी लगती है, 60 से लेके 130 फलियां जो है लगती है। ठीक है, और जो काबुली चना और देसी चना दोनों में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या, काबुली चने का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, सफेद रंग होता है। देसी चना जो है आपका ब्राउन कलर का होता है। और जो देसी चना रहता है काबुली चने की अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर बोलते हैं इसके परागण के बारे में। तो इसमें दोस्तों चने में जो है स्वपरागण होता है। कौन सा परागण होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, लगभग जो है कुछ जो चने बस लगभग 5 से 10% ही ऐसे चने हैं जिसमें आपका क्या पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए उपयुक्त तापमान की दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो उपयुक्त तापमान होगी, वह जो है क्या होगा, अंकुरण के लिए लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के लिए लगभग 15 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के लिए लगभग 15 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वही मैं बात करूं इसको जो है जब पकने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, कितना तापमान चाहिए, तो वहां चाहिए जो दोस्तों पकने के लिए भी जो है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मैं एक एवरेज ताप की बात करूं जो है चने के लिए, तो 25 डिग्री का जो तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा तापमान होता है। इसीलिए इसको जो है छत्तीसगढ़ में
ठंड के समय में उगाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाकी समय में जो है क्या रहता है, जो तापमान रहता है वो ज्यादा रहता है, लेकिन जो है ठंड के दिनों में जो है मतलब रबी क्रॉप्स के टाइम पे यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है, वो जो लगभग 25 डिग्री के आसपास में रहता है। ठीक है, और जो चने को जो सबसे ज्यादा जो है वो हानि पहुंचाता है वो कौन सा है, वह आपका पाले। ठीक है, पाला जिसको हम लोग बोलते हैं ओले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, जब जो है ठंड के दिनों में जब बारिश के साथ साथ में जब बर्फ भी गिरते हैं तो वो क्या होता है, वह जो है चने के लिए जो है बहुत हार्मफुल होता है। अब मैं बात करता हूं इसके बीज दर की बारे में। ठीक है, बीज दर के बारे में, तो फिर देसी के लिए कितना चाहिए, देसी के लिए जो है लगभग 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर। कितना चाहिए, 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर। और वही जो है आपका, जब इसी को हम लोग जब देर से बुआई करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सही टाइम पे बुआई किए तो फिर 70 से 80 केजी, और हम लोग जब इसी को देर से बुआई करते तो लगभग 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर की जो है मांग होती है। और वही हम लोग बात करते हैं काबुली चने की। काबुली चने की दाने क्या होती है, ज्यादा बड़ी होती है, वजन होती है, तो उसको जो हम लोग को और ज्यादा चाहिए, तो लगभग जो है काबुली चने को जो है 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ता है, लगभग 100 से 120 केजी। ठीक है, सिंचाई की अवस्था, ठीक है, देखो यहाँ पे सिंचाई कब कब करना चाहिए, तो यहाँ पे फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्टली आपको जो 2 बार सिंचाई जो है बहुत जरूरी है चने में, कब, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। ये 2 समय जो है क्या है, चने में जो है सिंचाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसकी बात करते हैं हम लोग रोपण दूरी की चने की, तो दोस्तों चने का जो रोपण दूरी होता है वो कितना होता है आपका 30 गुना 10 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों, 30 गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है इसके और जो है कुछ इसके जो है, और मैं आप लोगों को कुछ किस्मों के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें आपका देसी किस्म, मेन जो देसी किस्म है वो कौन कौन सा है आपका BG209। ठीक है, BG209 जिसको हम लोग जो है पूसा 209 के नाम से भी जानते हैं, पूसा 209 के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका विशाल और फूले और BG203 या पूसा 203, ये दोनों आपका क्या है, यह जो है तीनों जो आपका वह देसी किस्म है। और अवरोधी किस्म कौन कौन सा है, ठीक है, अवरोधी किस्म कौन कौन सा आपका विल्ट रोग अवरोधी किस्म। ठीक है, और उसके बाद फिर अवरोधी जो है क्या है आपका विल्ट रोग अवरोधी किस्म। विल्ट रोग जो है आपके चने में होने वाला एक रोग है, वही जो किस्म है उसको रोकने वाला वो कौन सा आपका अवरोधी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है अपर्णा। अपर्णा जो है क्या है, अपर्णा जो है आपका हरे रंग की दाने वाली किस्म है। ठीक है, क्या है, अपर्णा जो है हरे रंग की दाने वाली। और काबुली चना की बात करूं मैं, तो काबुली चने में आपका जो है मेन टाइप कौन कौन सा, आपका G104, L550 और L144 और K4। ये जो है काबुली चने का जो है दोस्तों मुख्य प्रकार है। और मैं बात करता हूं अब जो है चने की जो है पुष्प क्रम की, तो इसका जो पुष्प क्रम होता है यह भी होता है रेसिमी। ठीक है, पुष्प क्रम क्या होगा चने का, रेसिमी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया पुष्प क्रम के बारे में। अब मैं बात करता हूं इसके फल के बारे में। ठीक है, तो फिर क्या है आपका इसका जो फल का जो क्रम, इसका जो फल प्रकार है वह है आपका पोड। ठीक है, फल का जो प्रकार होगा वो क्या होगा, फल प्रकार पोड। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि इसकी जो उपज होती है वो कितना होता है। इसका जो उपज होता है दोस्तों वो होता है लगभग जो है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना होता है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। कितना होता है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब मैं बोलता हूं चने में होने वाले प्रमुख रोग के बारे में। तो ये दोस्तों ये चने में होने वाला जो मुख्य रोग है वह है चने का उकटा रोग। कौन सा रोग, उकटा रोग। और यह जो है आपका मध्य भारत में जो है होने वाला मुख्य रोग है। मध्य भारत में जो है चने पर होने वाला मुख्य रोग है, मतलब छत्तीसगढ़ में भी जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, चने में जो है उकटा रोग पाया जाता है। अब उसके बाद फिर मैं बोलता हूं इसके जो है रोग कारक, इसके रोग कारक कौन होंगे, इसके रोग कारक होंगे कवक। ठीक है, और कवक कौन सा होगा, साइसरी कवक होगा। कौन सा कवक होगा, साइसरी कवक होगा। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रोग आता है उसका वो है आपका एस्कोकाइटा ब्लास्ट रोग। ठीक है, चने में जो दूसरा पाया जाता है वो कौन सा, एस्कोकाइटा ब्लास्ट रोग। ठीक है, इसको जो है क्या है, इसको जो है क्या बोला जाता है, यह जो इसका जो रोग का कारक है वो क्या है, कवक। ठीक है, इसका जो रोग का कारक है वो क्या है आपका कवक है। और कौन सा कवक है, रेबियाई।
ठीक है, कौन सा कवक है? रेबियाई। अब इसके जो है लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में, तो इसमें जो है दोस्तों लगने वाला जो प्रमुख कीट है वह है आपका फल छेदक कीट। कौन सा है? फल छेदक कीट। जो चने का जो है जब पकने की अवस्था रहती है, जब चने की पकने की अवस्था रहती है तो फिर क्या करता है, उसके जो है वो फल को जो है खा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फल छेदक कीट के नाम से, जिसको जो है अर्मीजेरा के कीट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से कीड़ा के नाम से? अर्मीजेरा कीड़ा के नाम से, कीट के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यह जो लेक्चर था आपका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वह जो है आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग जो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और जो और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और जो हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।